ठीक है भाई? तो आपने मेरी बात पर ध्यान दिया। हम लोग आज बहुत ही उत्साह के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, रिएक्शन मैकेनिज्म का अगर बेसिक कंसेप्ट हो गया, ज्ञान हो गया, तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने चैप्टर हैं सबों के क्वेश्चन के 80% आंसर बनाने में आप सक्षम हो जाएंगे इन एनी कंपटीशन। सो बी सीरियस एंड बी विथ मी। जितना मैं पढ़ाता हूँ उसको हर दिन घर में आप पढ़ो, कंटिन्यूड क्लास करो, एक भी क्लास मिस नहीं करो, और हर क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसे घर पर बढ़िया से पढ़ो, क्वेश्चंस बनाओ, एग्जाम्पल सॉल्व करो, और कहीं डाउट होता है तो हमसे डिस्कस करो। हर दिन डिस्कशन होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, तब मजा आएगा। और इस बहाने आपको पूरे ऑर्गेनिक का एक बहुत अच्छा बेस बन जाएगा। उसके बाद तो दो चार कुछ प्रॉपर्टी सब याद कर लेंगे और फटाफट आप टिक कर देंगे। किसी भी कंपटीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे और आपके जो गुड फ्रेंड्स हों, जो अच्छे दोस्त हों आपके, उन्हें भी आप कहिए कि वो इस क्लास का लाभ उठाएं, बहुत लाभ होगा। ठीक है? ओके, तो हम लोग चलते हैं आगे, लेकिन उस चलने से पहले आप जानते मैं क्या बोलने वाला हूं कि जो भी लोग नए हैं इस क्लास में वो पहले हमारे इस पीएम मिश्रा केमिस्ट्री क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अपना नोटिफिकेशन सिक्योर कर लें कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उनको इंफॉर्मेशन जाएगा। और अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है? पक्का? जो भी नए बच्चे हैं सबसे पहला काम यही करिए, जब तक मैं 2 मिनट में क्लास शुरू करता हूं फटाफट आप सब्सक्राइब करके लाइक कर शेयर कर दीजिए। ठीक है? पीएम मिश्रा केमिस्ट्री क्लास youtube.com पर आपको आसानी से अवेलेबल है। ठीक है? चलिए, तो हम लोग अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या हमारा? रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मतलब क्या होता है? देखिए, आप लोग साइंस पढ़ते हो, फिजिक्स भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो। फिजिक्स में रिएक्शन का दूसरा मीनिंग है नहीं। फिजिक्स में क्या है कि एक्शन का उल्टा रिएक्शन होता है। कुछ एक्शन हुआ, उसका जो रिवर्स करता है उसको रिएक्शन कहते हैं। न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री वाले हैं, हम रिवर्स में विश्वास नहीं करते हैं, हमेशा फॉरवर्ड में विश्वास करते हैं। रिवर्स होता भी है तो उसको इक्विलिब्रियम पर लाकर छोड़ देते हैं। एनी इंटरेक्शन between two or more substance which gives a new product is called reaction. Any interaction between two or more substance which gives a new substance is called reaction. कोई भी दो या अधिक पदार्थ आपस में इंटरेक्ट किए और एक नए पदार्थ का निर्माण किए उसको रिएक्शन कहते हैं। केमिस्ट्री में रिएक्शन मतलब सृजन होता है, निर्माण होता है। ठीक है? रिएक्शन से निर्माण होता है। एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने बहुत कॉमन है केमिस्ट्री में कि सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालिए तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट, छेना की तरह, दही की तरह। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दिखता है। बहुत से रिएक्शन है, प्रोडक्ट बनते दिखते नहीं है, लेकिन AgCl दिखता है। सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस है, सोडियम क्लोराइड कलरलेस है, लेकिन दो कलरलेस सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट दही की तरह बन जाएगा। तो समझ में आएगा कुछ परिवर्तन हुआ है, इसलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है? तो रिएक्शन समझ गए आप? क्या समझे?
इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस which gives a new substance is called reaction. ऑर्गेनिक में यही मतलब है. व्हाट ऑर्गेनिक रिएक्शन मीन्स, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब रिएक्शन करता है तो उसको ऑर्गेनिक रिएक्शन करेंगे. अब ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनता है, वो ऑर्गेनिक रिएक्शन हुआ. आपको तो मालूम है इस ऑर्गेनिक रिएक्शन का तो जन्म ही हुआ इनऑर्गेनिक से. ओहलर ने जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, किससे बनाया? दो प्योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, याद है? पोटासियम साइनेट और अमोनियम क्लोराइड को गर्म करके बनाया था. उसको क्या बोलेंगे आप? ऑर्गेनिक. उससे पहले लोग मानते थे कि रिएक्शन से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, नेचर में बनता है. पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जन्म हुआ, रिएक्शन जाने हम लोग, वो दो इनऑर्गेनिक से हुआ. लेकिन हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे. इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन किया और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया. मेरे बात पर ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन किया और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना. किससे रिएक्शन किया सो मैं नहीं बोला. क्यों? तो रिएक्शन किसी से कर सकता है, ऑर्गेनिक से भी या इनऑर्गेनिक से. रिएक्शन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, रिएक्शन दूसरा रिएक्शन करने वाला होगा, वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, और बनेगा वो भी ऑर्गेनिक होगा. इसे कहेंगे हम ऑर्गेनिक रिएक्शन. आपके स्लाइड में देखिए लिखा हुआ स्क्रीन पर, द प्रोसेस इन विच वन ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंजेज टू अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड. चेंज किसके साथ हुआ सो नहीं लिखा हुआ है कि एक ऑर्गेनिक दूसरा ऑर्गेनिक बनेगा. देखो ना एग्जांपल, CH3Cl का KOH से रिएक्शन हुआ. ये क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक है. और CH3OH मिथेनॉल बना, ये भी ऑर्गेनिक है. KCl इनऑर्गेनिक है, हमको उससे मतलब नहीं है. मेन एक तो हुआ ना कि एक क्लोरोमीथेन से मिथेनॉल बना, एक ऑर्गेनिक से दूसरा ऑर्गेनिक बना, और बाकी जो बना वो बाय प्रोडक्ट है. ये हुआ ऑर्गेनिक रिएक्शन. कौन? रिएक्शन इन विच वन ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंजेस टू अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है? इट मे फॉर्म सम अदर कंपाउंड्स, वी डोंट केयर फॉर दैट. कोई दिक्कत? तो किसी भी रिएक्शन के लिए कम से कम दो कंपोनेंट चाहिए. दो कंपोनेंट चाहिए, कम से कम दो कंपोनेंट चाहिए, है ना? कम से कम दो कंपोनेंट चाहिए. देखिए ये ज्यादा भी हो सकता है, कभी कभी एक भी होता है. आप तो 10th में पढ़े हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन में एक ही सब्सटेंस डिकम्पोज करता है और दूसरा दो नया बन जाता है. इसका एक्सेप्शन होगा. इन जनरल जो रिएक्शन होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे. ये आपके सामने सबस्ट्रेट, जिसको रिएक्टेंट भी कहते हैं, सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट, और दूसरा रीएजेंट. रीएजेंट दो कंपोनेंट हैं किसी रिएक्शन के, खासकर ऑर्गेनिक रिएक्शन के. एक कौन है? सबस्ट्रेट, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें चेंज होना है. दूसरा है रीएजेंट, जो उसके साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है. जैसे ये जो रिएक्शन अभी आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें ये है सबस्ट्रेट और ये है रीएजेंट. कैसे पहचाना आपने? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसी से चेंज हुआ है. क्लोरोमीथेन से मिथेनॉल बना है, इसलिए ये सबस्ट्रेट है या रिएक्टेंट है, और रिएजेंट है, यह प्रोडक्ट है. मेन प्रोडक्ट हुआ, ये सब साइड प्रोडक्ट. ठीक है? आपके स्क्रीन पर यही बात लिखा हुआ है कि सब्सटेंस इन विच चेंज इज रिक्वायर्ड, जिसमें चेंज करना है.
इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। इस रिएक्शन में हमको KOH नहीं चेंज करना था, हमें मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल अल्कोहल बनाना था, है ना। पर्पस क्या है, रिएक्शन से KOH का भी हो गया है, KOH भी चेंज होकर KCl हो गया है, लेकिन ये अपना मोटो नहीं था। अपना मोटो क्या था, मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल अल्कोहल बनाना। A substance in which change is required is called substrate. तो एग्जांपल में CH3Cl is substrate। ये हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट विल बी ऑलवेज ऑर्गेनिक कंपाउंड, तभी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा। दूसरा है रीएजेंट। दूसरा जो चेंज करेगा, जिसमें होगा वो रिएजेंट, सॉरी रिएक्टेंट, और जो चेंज करवाएगा वह रिएजेंट। ए सब्सटेंस व्हिच अटैक्स ऑन द रिएक्टेंट एंड चेंजेस इट इनटू अनदर सब्सटेंस, मतलब प्रोडक्ट। इट मे बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएक्टेंट हमेशा ऑर्गेनिक होगा, रिएजेंट ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? किसी के मन में कोई डाउट है फटाफट बोलो। है डाउट? है क्या? जल्दी बताइए, लिखिए चैट बॉक्स में फटाफट। है कुछ क्वेश्चन? नहीं है, चलिए कुछ भी, आगे बढ़ें। ठीक है, अब आइए, एक टर्म है इंटरमीडिएट। अभी हमने पढ़ा रिएक्टेंट, रिएजेंट और इंटरमीडिएट। इसको विस्तार से आगे पढ़ेंगे। इंटरमीडिएट क्या हुआ? रिएक्शन जब होते हैं तो सारे रिएक्शन सिंगल स्टेप नहीं है। कुछ रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप है, एक ही बार रिएक्टेंट रिएजेंट से मिला, प्रोडक्ट बन गया, उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है। अधिकांश रिएक्शन में रिएक्टेंट से पहले कुछ दूसरा चीज बनता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। ये जो बीच में बनता है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट। आप लोग जो क्लास 1-2 में पढ़ते हो, 11-12 में, इसको ही बोलते हैं इंटरमीडिएट क्लास। हाई स्कूल में थे 10 तक, अब तो बहुत से हाई स्कूल में +2 हो गया है, लेकिन पहले हाई स्कूल मतलब 10th होता था। कॉलेज में ग्रेजुएशन, ये बीच का इंटरमीडिएट है ना। जैसे दरभंगा से आप लहरियासराय जाएंगे, दरभंगा स्टेशन में चढ़े, लहरियासराय उतर गए, गाड़ी एक ही बार रुकेगी। और दरभंगा से समस्तीपुर जाना है तो बीच में कई बार ट्रेन रुकेगी ना, जनरल ट्रेन रहेगी, तो क्या बोलते हैं उसको? इंटरमीडिएट स्टेशन। ट्रेन लेट हो गई तो आप बोलेंगे अरे इंटरमीडिएट स्टेशन पर बहुत बहुत देर गाड़ी रुकी है, मतलब जो स्टेशन बीच बीच में आया। ऐसे ही ए से हमको बी बनाना है तो सीधे ए से बी बन गया तो नो इंटरमीडिएट। अब मान लो ए से सी बना, सी से डी बना, तब डी से बी बना, इसका मतलब ये जो बीच में बना सी डी वह इंटरमीडिएट था। तो क्या लिखा हुआ? मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर मल्टी स्टेप। मल्टी स्टेप प्रोसेस, कई स्टेप में होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, द स्पीशीज फॉर्म्ड इन different intermediate steps of a chemical reaction are called reaction intermediates. These intermediates react with the reagent and give product. Intermediates are of two types. ये important बात है, दो तरह के इंटरमीडिएट होंगे, स्टेबल और अनस्टेबल।
जैसे ए से बना सी या सी से बना बी, तो कभी कभी वो सी स्टेबल होगा, उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। कभी कभी वो शॉर्ट लिव्ड होता है, बना और खत्म हो गया, उसे कहते हैं अनस्टेबल, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ए से बी बनाना है, ए से पहले सी बन गया, फिर सी से बी बन गया, तो हो सकता है कि सी स्टेबल, खुद अपने स्टेबल कंपाउंड हो, फिर वो बी बनाता हो। आप सी को चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं, देखेंगे आगे हम लोग रिएक्शन सब एग्जांपल में। और कभी क्या होगा कि ए से सी तुरंत बनेगा और बी में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलिए एग्जांपल, अभी हम बता रहे थे आपको ट्रेन वाला। कोई ट्रेन होगी दरभंगा से जाएगी तो लहरियासराय में रुकेगी, वहां लोग उतर पाएंगे, चढ़ पाएंगे, फिर वहां से जाएगी समस्तीपुर। ऐसा भी ट्रेन होता है ना, मेल एक्सप्रेस, तो रास्ते में कहीं नहीं रुकती है, बीच के स्टेशन पर, स्टेशन तो आएंगे, ट्रेन वहां जाएगी लेकिन रुकेगी नहीं, चलती जाएगी। उस ट्रेन पे, उस स्टेशन पे उतर नहीं सकते हैं, नहीं। वैसे ही ए से सी बना, सी से बी बन गया सीधे तुरंत, तो वो होगा अनस्टेबल। और जहां ए से सी बना, सी भी स्टेबल है, फिर सी रिएक्शन किया, डी बनाया, तो वह स्टेबल इंटरमीडिएट। ठीक। और असल जो है, जो हमको प्राप्त करना है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। रिएक्शन से प्राप्त करना है हमको जो चाहिए, वो होता है प्रोडक्ट। द कंपाउंड फॉर्म्ड as a result of chemical reaction is called product। ठीक है, सब टर्म समझ गए आप। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन करेगा वो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट, उसमें जिसको डालेंगे रिएक्शन करने के लिए वो रिएजेंट। अगर कोई बीच में कंपाउंड बना दूसरा तो वो इंटरमीडिएट, वो स्टेबल हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है। और फाइनल जो बना, जो हमें चाहिए था, दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? किसी के मन में क्वेश्चन है? नहीं? चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ये तो टर्म था, आपको जानना था, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या हुआ? हम जो रिएक्टेंट से स्टार्ट किए या प्रोडक्ट तक गए, इसमें जो जो स्टेप हुआ बीच में, वो सब है मैकेनिज्म। द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपके बोर्ड पर, द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस स्टेप्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, देख रहे हैं? Detailed description of various steps of a chemical reaction is called reaction mechanism. Various steps of a chemical reaction, केमिकल रिएक्शन में जो डिफरेंट स्टेप्स आते हैं बीच बीच में, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, मैकेनिज्म कहते हैं। और यही बात सोचो, अगर हम किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म जान गए तो हम उस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक होता है मैकेनिक किसी चीज का, हमारा कुछ मशीन खराब हो गया तो वो ठीक कर लेता है। कौन होता है? जिसको मालूम है कि कोई मशीन खराब क्यों होता है, किस कारण से खराब होता है, नहीं तो उसको पता है, तो मैकेनिज्म पता है कि इस ये हुआ होगा तो इसे खराबी हो गई। डॉक्टर जो होते हैं उनको हम बताते हैं कि वो पेट में दर्द करता है, तो वो गेस करते हैं दर्द क्यों कर सकता है, उनको पता है दर्द करने का मैकेनिज्म, तो वो इलाज करते हैं। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस स्टेप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन का ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, फिर कैसे कैसे क्या बना,
इस सारा स्टेप का जो डिटेल है उसी का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म के जान जाने से हम उस रिएक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम उसके प्रोडक्ट की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, हम उसको स्लो कर सकते हैं, हम दूसरा प्रोडक्ट प्लान कर सकते हैं। अगर मैकेनिज्म जानते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपके घर से आपके पेरेंट्स निकलते हैं कहीं जाने के लिए, तो किस किस रास्ते से जाएंगे, कहाँ कहाँ रुकेंगे, ये अगर आपको पता हो तो आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। कभी वो घर से निकल गए, कोई उनको खोजने आ गया, तो आप उनको बता सकते हैं कि फलाना जगह गए होंगे, या आप खुद खोज कर उनको बता सकते हैं। नहीं, उनको रोकना है मान लीजिए तो जाकर रोक सकते हैं कि भाई नहीं जाइए आप। अगर आपको पता नहीं हो किस रास्ते से जाएंगे, कहाँ कहाँ रुकेंगे, तो कहाँ खोजेंगे आप उसको? नहीं, वही बात है, मैकेनिज्म के जान जाने से बहुत लाभ होता है। हम रिएक्शन का प्रोडक्ट जान जाते हैं, प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, रेट को बढ़ा सकते हैं, रेट को घटा सकते हैं, या और मेथड डेवलप कर सकते हैं, जिससे रिएक्शन आसान हो जाए। तो देखिए आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ एडवांटेज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्या लिखा हुआ है? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज इमेजिनरी, इट शुड एक्सप्लेन ऑल द ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मोस्ट ऑफ द मैकेनिज्म जो हैं वो हम इमेजिन करते हैं, ऐसा हुआ होगा, ये बॉन्ड टूटा होगा, फिर ये बना होगा, ऐसे हो गया होगा। इमेजिन तो कोई अलग अलग कर सकता है अलग ढंग से, लेकिन वो जो इमेजिन करते हैं दैट शुड एक्सप्लेन ऑल द ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। जैसे मान लो हम इमेजिन करते हैं कि रिएक्शन में कोई पॉजिटिव आयन बनेगा, केटाइन बनेगा, तो हम उस केटाइन को कभी प्रूफ कर सकें कि इस रिएक्शन के बीच केटाइन बना था, या हम बताते हैं कि इसमें कभी बनेगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो हमें साबित करना होगा कभी कभी कि वो वास्तव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, वो पैरामैग्नेटिक था। तो करते हैं इमेजिनरी, सोचते हैं इमेजिनरी, और उसको वेरीफाई करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। ठीक है, इसलिए मैकेनिज्म मेनली मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म होते हैं, बिल्कुल सर्टेन मैकेनिज्म नहीं होते हैं। कुछ रिएक्शन में जैसे स्टेबल इंटरमीडिएट है, उसको आइसोलेट कर लिए, टेस्ट कर लिए, तो कंफर्म हो जाते हैं हम लोग ऐसा हुआ होगा। क्या एडवांटेज है? नॉलेज ऑफ मैकेनिज्म गिव्स आइडिया अबाउट रूट थ्रू व्हिच ए रिएक्टेंट मस्ट पास टू गो इनटू प्रोडक्ट। किस रूट से जाएगा, thus it helps in adjusting the experimental conditions so as to improve the yield of products to get another desired product। दो बात इसमें लिखा हुआ है। अगर हमको रूट पता हो कि रिएक्टेंट किस किस रूट से जाएगा, तो हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को चेंज कर सकते हैं ताकि प्रोडक्ट इंप्रूव्ड हो जाए, उसका रेट बढ़ जाए, या रेट घट जाए अगर एक्सप्लोसिव होने वाला है तो, या कोई दूसरा प्रोडक्ट हम जो चाहते हैं वो हमको दे दे। ये फायदा होता है हमको रिएक्शन के मैकेनिज्म का ज्ञान होने से। ठीक है, इतना देर हम आपको एक आउटलुक दिए कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है और उसका एडवांटेज क्या है। अब हम लोग पहुंचेंगे अपने टॉपिक पर, रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। उससे पहले फटाफट किसी के मन में क्वेश्चन है तो बता दीजिए। सब लोग अपने को म्यूट कर लीजिए, क्लास के बीच में कोई माइक यूज नहीं करेगा। क्लास के बाद आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम टू आस्क क्वेश्चंस विथ मी। ओके, डू नॉट डिस्टर्ब योर फेलो स्टूडेंट्स। नो क्वेश्चन एट ऑल? ओके, नो प्रॉब्लम, गो अहेड। तो किसी भी रिएक्शन में मैंने कहा कि एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनेगा,
एक कंपाउंड से जो दूसरा कंपाउंड बनेगा उसमें पहले बॉन्ड टूटेगा फिर बॉन्ड बनेगा। रिएक्शन में मेन 2 स्टेप होते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। पता है ना, छोटा छोटा रिएक्शन है जो आप लोग पढ़े हो। याद करो किसी रिएक्शन को। जैसे मान लो सिंपल रिएक्शन H2 प्लस Cl2 से बनेगा HCl। इसमें क्या था सोचिए ध्यान से। पहले H बॉन्ड था, Cl बॉन्ड था, अब HCl बॉन्ड बना। देखिए तो क्या हुआ है, देखिए हमसे क्यों पूछते हैं। H बॉन्ड टूटा है, अब है इसमें H बॉन्ड, Cl बॉन्ड टूटा है, HCl का नया बॉन्ड बना ना। ये तो रिएक्शन है। हम लोग बोलते कैसे हैं, H2 reacts with Cl2 to give HCl, बोलते हैं ना। बोलते रिएक्शन हुआ है। हुआ क्या है, पुराने बॉन्ड टूटे नए बॉन्ड बने। अभी हम ऑर्गेनिक में आपको दिखा रहे थे कि CH3Cl KOH से रिएक्शन किया और CH3Cl बना, KCl बना, सॉरी CH3OH बना, KCl बना। तो सोचिए क्या हुआ इसमें, CH3 और Cl के बीच बॉन्ड था, K प्लस OH माइनस के बीच बॉन्ड था। अब क्या हो गया, CH3 और OH के बीच बॉन्ड बन गया, K प्लस Cl माइनस के बीच बॉन्ड बन गया। यही ना हुआ है, ये बॉन्ड टूटा ये बॉन्ड बना। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं। दिस इज रिएक्शन, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। नए जब दोस्त मिलते हैं पुराने छूट जाते हैं। होता है ना, हमारे सोसाइटी में जब शादी होती है तो क्या होता है, लड़कियों का माँ बाप का घर छूट जाता है और दूसरे नए माँ बाप मिल जाते हैं। ये भी एक रिएक्शन ही हुआ ना, हुआ ना। बताइए। तो what chemical reaction means, breaking of old bond and formation of new bonds। आपके स्क्रीन पर क्या लिखा है, a chemical reaction actually involves breaking of old bonds and formation of new bonds। तो फर्स्ट स्टेप पहला क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, पहले ब्रेक होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज बॉन्ड फिशन और बॉन्ड क्लीवेज। ये टर्म आप याद रखिए, बॉन्ड फिशन बोलते हैं या बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फिशन, अब सुनेंगे आप समझेंगे वही टर्म है। बॉन्ड क्लीवेज सब एक ही टर्म है, ठीक है, वही है बॉन्ड ब्रेकिंग, वही है बॉन्ड फिशन और वही है बॉन्ड क्लीवेज। तीनों एक ही है वर्ड, आपको जो अच्छा लगे वो यूज करिए। लेकिन ब्रेकिंग चूंकि नॉर्मल लोग यूज करते हैं कॉमन में, कॉमन लाइफ में, इसलिए हम लोग यहाँ क्लीवेज या फिशन। तो फिशन इज मोर अप्रोप्रिएट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। मोस्ट बुक में देखेंगे आप फिशन लिखा हुआ है, ठीक है, या लाइसिस बोलते हैं, लाइसिस। ठीक, तो आइए आते हैं ऑर्गेनिक में। अब ऑर्गेनिक में क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जानते हो आप, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ब्रेक कौन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, बनेगा कौन, कोवेलेंट बॉन्ड।
तो रिएक्शन मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे क्या? ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, मेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। वैसे भी आप जानते हो आयनिक बॉन्ड तो टूटा ही रहता है, आयनिक बॉन्ड टूटा ही रहता है, पहले से आयनाइज रहता 100%, जानते हो? ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे पहले बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फिशन या बॉन्ड क्लीवेज। और ये दो तरह का होता है मेन। बॉन्ड फिशन दो तरह का होता है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। होमोलाइटिक फिशन या होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइसिस, तीनों वर्ड एक है। होमोलाइटिक फिशन, होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइसिस सेम टर्म है। ऐसे ही हेट्रोलाइटिक फिशन या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज या हेट्रोलाइसिस, जो वर्ड आपको अच्छा लगे यू आर फ्री टू यूज। ठीक है, लेकिन आप तीनों को ध्यान रखिएगा, कहीं मिलेगा तो समझ जाएंगे। हो सकता है क्वेश्चन में कुछ लिखा हो, कहीं क्लीवेज लिखा हो, कोई फिशन लिखा हो, कहीं लाइसिस लिखा हो, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा गेस करिए, ये दो तरह के क्या हुए? होमो मतलब होता है सिमिलर, जानते हैं आप। हेट्रो मतलब डिफरेंट। टूटना है किसको? कोवेलेंट बॉन्ड को। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। म्यूचुअल शेयरिंग, साझा बराबर का होता है दोनों में। अब उस बॉन्ड को टूटना है तो टूटते समय दो बातें होती है। एक बात होती है कि साझे का दोनों इलेक्ट्रॉन अपना अपना एटम लेके चला गया, वही हुआ होमोलाइसिस या होमोलाइटिक फिशन या होमोलाइटिक क्लीवेज। दूसरा होता है जब दोनों इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, वह एक ही एटम लेकर चला गया। अभी देखिए मैं दिखाता हूं आपको। ऐसे मान लो कार्बन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था। ये बॉन्ड टूटा, टूटने पर एक इलेक्ट्रॉन सी को मिला, दूसरा सीएल को मिला। दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया। ये हुआ होमोलाइसिस या होमोलाइटिक फिशन या होमोलाइटिक क्लीवेज। कौन? ए बॉन्ड ब्रेकिंग इन व्हिच ईच डिपार्टिंग एटम टेक्स अवे इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। अलग होने वाला दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। और ये जो बना ना, इसका नाम है फ्री रेडिकल। डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। यह फ्री रेडिकल, और इसको ऐसे दिखाते हैं हम लोग डॉट से। डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था वो टूट गया, इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया। और दूसरी संभावना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही लेके चला जाए। मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन सीएल लेके चला गया, दोनों इलेक्ट्रॉन सीएल लेके चला गया, सी का एक इलेक्ट्रॉन था चला गया ना, इसका प्लस हो गया, तो आप जानते हैं इसका माइनस हो गया। इसको एक अपना इलेक्ट्रॉन था, एक सी वाला ले लिया, माइनस हो गया। नहीं, दूसरी संभावना है कि मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ही लेके चला गया। डिटेल हम लोग बात करेंगे कौन लेके जाएगा कौन नहीं जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लिया वो माइनस, इसका चला गया वो प्लस, होगा ना। ये दोनों हुआ हेटेरोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज या हेटेरोलाइटिक फिशन। कौन? ए बॉन्ड ब्रेकिंग
in which both the shared electron is taken away by only one atom. दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही एटम लेके चला गया, दैट इज हेटेरोलाइसिस, जो भी ले गया हो। होमोलाइसिस क्या हुआ? द बॉन्ड ब्रेकिंग इन विच बोथ द एटम टेक्स अवे इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो कुछ लोग रहते हैं हॉस्टल में, बच्चे लोग, तो हॉस्टल में मान लीजिए कोई सामान खरीदे, जब आए तो दो आदमी रहते हैं अलग अलग एक ही कमरे में, कुछ कॉमन सामान खरीद लिए। अब हॉस्टल खत्म हो गया, जाना है घर वापस, तो दो बातें होती हैं। कोई कोई धूर्त रहता है तो वो पहले सब सामान लेके चला जाता है कभी, और जो अच्छा रहता है बच्चा, दोनों बैठ के अपना सामान बांट लेता है। तो अपना अपना बांट लिया तो होमोलाइसिस, एक ही लेके चला गया तो हेटेरोलाइसिस। कौन लेके चला जाएगा? बोलो, सबका सामान लेके कौन चला जाएगा? क्या बोलेंगे उसको हम लोग? बेईमान है। और केमिस्ट्री में बेईमान किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा वो इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। देखिए सी और सीएल में आप जानते हैं, सीएल मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। भले वैल्यू पता नहीं हो आपको, लेकिन पता होगा कि हैलोजन फैमिली का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे अधिक है। जैसे कार्बन लेके क्लोरीन लेके चला गया, और सीएमजी में एमजी मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है। नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। यहाँ पर कार्बन लेके चला गया, तो आप समझ जाएंगे। आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का ज्ञान अगर है तो आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेकर कौन जाएगा। जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, वह माइनस होगा, दूसरा प्लस हो जाएगा। ठीक है। आज जब होमोलाइसिस हुआ, दोनों को अपना अपना मिल गया, उसे कहते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है। और इस आयन को सब क्या बोलते हैं, सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज का क्लास हम आपको इंट्रो देकर समाप्त करते हैं, और आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि आप अगर चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ करें, किसी कंपटीशन में compete करें और केमिस्ट्री मजबूत करें, तो आप निश्चित रूप से मेरे इस रिएक्शन मैकेनिज्म के किसी भी क्लास को मिस नहीं करिए। हर हाल में पढ़िए, दोबारा घर में पढ़िए। आज तो बहुत नहीं है बात, आगे से रहेगा। घर में पढ़िए, एग्जाम्पल सब देखिए, क्वेश्चन सब बनाइए, हमसे डिस्कस करिए, और रिएक्शन मैकेनिज्म का मास्टरी कर लीजिए, ताकि ऑर्गेनिक में आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है। और जो बच्चे नए हैं वो हमारे पीएम मिश्रा केमिस्ट्री क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कोई कमी लगती है तो कमेंट करें, और अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन टू एनीवन? किसी के मन में कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। किसी के मन में कुछ भी क्वेश्चन है?